हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। और इसको मैं पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरा यानी कि ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, पूरा मतलब पूरा मेथड इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये जो है आपका केमिस्ट्री का लेसन 2 है, तो इसको बिना देर के स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर आपको लेसन 2 पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो इसको देखिए। इसके बाद फिर मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें इस लेसन से जो भी सवाल जवाब रहेंगे उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग पूरा कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। ओके, कमेंट मत कीजिए, कोई कमेंट नहीं करेंगे। जिसको बात करना है मेरे से डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लो, ओके, और वहां से मुझे बात करना। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। फिलहाल सभी पढ़िए, देखिए डायरेक्ट चुपचाप से, कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, है ना, एसिड बोलते हैं। अम्ल को पहचानेंगे कैसे? तो अम्ल का ये परिभाषा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन? अम्ल, ओके। नेक्स्ट है एसिड। शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा, यानी कि एसिड जो है वो लैटिन भाषा है जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। तो एसिड के मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। परबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। परबल अम्ल उसको बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग अम्ल, यानी कि जिसको जो जल्दी हम लोग को प्राप्त हो जाता है, आसानी से जो प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या? परबल अम्ल। यानी कि आसानी से हमको जो अम्ल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसको परबल अम्ल बोलते हैं। और दुर्बल अम्ल जो हमको आसानी से नहीं मिल पाता, उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे देखिए, परबल अम्ल का डिफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप डायरेक्ट इस तरह से याद करना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देता है कि इनमें से परबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है। तो बहुत ही जरूरी इसको याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या है? परबल अम्ल है। H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट क्या है? वो भी परबल अम्ल है। और HNO3, ओके, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये भी क्या है? परबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल देखिए, दुर्बल अम्ल बताया था जो बहुत मुश्किल से जो प्राप्त होता है, CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, इसको भी दुर्बल अम्ल बोला जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, इसको भी दुर्बल अम्ल बोला जाता है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को 360 कर लो, तो फिर क्लियर आपको दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक होता है, जिसमें अम्ल जो है अधिक होता है, अम्ल की मात्रा अधिक होता है, लेकिन जल की मात्रा अल्प है। अल्प का मतलब कम होता है, यानी कि सांद्र अम्ल उसको बोलते हैं जिसमें अम्ल ज्यादा होगा, अम्ल ज्यादा होगा और जल की मात्रा कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। और एक होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल जस्ट इसका उल्टा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगा, अम्ल की मात्रा अल्प मात्रा में अम्ल होती है, मतलब अम्ल जो है बहुत कम मात्रा में होती है और जल जो है अधिक मात्रा में होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तनु अम्ल। तो डायरेक्ट याद रखना, सवाल ऐसे भी बन सकता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोल देंगे। और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, उसको बोलते हैं तनु अम्ल बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब अम्ल के बारे में इतना कुछ आप जान गए हैं, क्षारक के बारे में जानते हैं। क्षारक क्या होता है? क्षारक को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। और इसका उल्टा है क्या? कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन? क्षारक। क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला करता है, लेकिन अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है ना। अम्ल जो है नीला को लाल करता है। अगर आपको डिफिनेशन, अगर आपको अम्ल और क्षारक में अंतर लिखना होगा तो इसी तरह लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन क्षार जो है लाल को नीला करता है। और फिर था कि अम्ल जो है जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है, ये जो क्षार है ये जल में घुलकर OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। फिर कुछ परबल क्षार भी है, जिस तरह से परबल अम्ल, परबल दुर्बल अम्ल पढ़े थे, उसी तरह से कुछ परबल क्षारक भी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, परबल क्षारक कौन कौन है डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है आपका क्या है? क्षारक। परबल है
परबल क्षारक है, क्या है, परबल क्षारक है। KOH ये भी क्या है, परबल क्षारक है। CaOH2 ये भी क्या है, परबल क्षारक है। दुर्बल क्षारक देखो NH4OH ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो क्षारक। अब क्षारक अलग है, क्षार अलग है। क्षारक को क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, लेकिन क्षार को बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली लगभग जो है सेम टू सेम है, क्षारक क्षार। ओके, तो क्षारक से ही क्षार बना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। यानी कि जो क्षारक होता है अगर वो जल में घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। और क्षार का यहाँ पे एग्जाम्पल है NaOH है, KOH है, MgOH2 ये सब क्या है, क्षार है, जिसको अल्कली भी बोला जाता है। ठीक है। फिर देखो लवण। लवण के मतलब साल्ट। साल्ट के मतलब क्या समझते हैं, नमक समझते हैं। तो लवण जस्ट लाइक नमक ही समझ लो। लवण अम्ल तथा क्षार की परस्पर प्रक्रिया से प्राप्त होता है। यानी कि जब अम्ल और क्षार मिल करके कोई अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। याद रखना, जब अम्ल क्षार की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगी, लवण बनेगी और जल भी बनता है। उदाहरण यहाँ पे देख लो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते भी होंगे NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है आपका, यानी कि लवण का उदाहरण है। लवण का क्या है, उदाहरण है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं सूचक। सूचक क्या होता है, देखिए इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है प्याला में, तो उसमें जो है वो विलयन अम्ल है या क्षार है, उसको दर्शाता है। कौन दर्शाता है, सूचक, इंडिकेटर दर्शाता है। ठीक है। इनका रंग हो या गंध हो अम्लीय क्षारीय के माध्यम में बदला जाता है। यानी कि जो सूचक दर्शाएगा, तो अगर रंग होगा तो रंग बदल जाएगा, क्षार होगा तो क्षार का अगर रंग कुछ और होगा तो और बदल जाएगा। जैसे कि आप पढ़े अभी लिटमस पत्र के बारे में पढ़े हैं कि नीला को लाल कर देगा, लाल को नीला भी करता है। तो ऐसा ये है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर कौन कौन है, कौन कौन सा चीज़ इंडिकेटर है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इंडिकेटर सबसे पहले जानते हैं सूचक के प्रकार। सूचक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब जो भगवान का दिया हुआ सूचक है। कृत्रिम सूचक यानी कि जो हम लोग मानव जो इसको बना सकते हैं। गंधीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक जिससे गंध आता है, गंध निकलता है। अब ये जान लो कि प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पौधे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जाहिर सी बात प्राकृतिक है तो पौधे में पाया जाएगा, हमारे घरों में तो नहीं पाया जाएगा। मतलब जब वहाँ से लाएंगे तब तो मेरे घर में आएगा, लेकिन पाया कहाँ जाएगा, पौधों में। फिर देखो पौधे में वो जो पाया जाता है वो कौन कौन है, लिटमस है। कौन सा है, लिटमस। तो लिटमस कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। लाल गोभी, लाल पत्ता गोभी, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है, यानी कि सूचक है। हाइड्रेजिया पौधे के फूल, ये भी क्या है, सूचक है। और हल्दी तो जानते ही प्राकृतिक है। फिर देखिए कृत्रिम सूचक कौन कौन है जी, ये रासायनिक पदार्थ। कौन सा है, रासायनिक पदार्थ है। और कौन कौन है, मेथिल ऑरेंज, क्या है, मेथिल ऑरेंज है। और फिनोल्फ्थेलिन, क्या है, फिनोल्फ्थेलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल्फ्थेलिन। नेक्स्ट है गंधीय सूचक, क्या है कि इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। प्याज या लौंग तेल, यहाँ पे देखिए। अब ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको अच्छा से देखिए और अच्छा से समझिए। यहाँ देखिए प्राकृतिक सूचक, ये सूचक है, ये जो पूरा देख रहे हैं ना, ये क्या है, सूचक है। तो सबसे पहले देखिए लिटमस पत्र। लिटमस जो है वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे अम्ल के साथ अगर लिटमस मिलेगा तो क्या कर देगा, नीला लाल कर देगा। यानी कि अम्ल अगर नीला रहेगा तो लिटमस उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। और अगर क्षार के साथ करेगा तो क्या होगा, नीला करेगा। आपको पता है लाल को नीला करता है, कौन करता है, क्षार जो है, अगर क्षार रहेगा, अम्लीय विलयन अगर क्षार होता है तो लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला बन जाएगा। और नीला लिटमस पत्र लाल बन जाएगा, कब, जब अम्ल रहेगा तब। उसी तरह से यहाँ पे सारा दिया हुआ है, जैसे लाल गोभी का पत्ता, ये भी क्या होता है, अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा। जब लाल गोभी का पत्ता विलयन में डालेंगे और उसका कलर अगर हरा हो गया तो क्या जानेंगे हम कि ये जो है क्षार है। क्या है, क्षार है। हल्दी को अगर डालेंगे अम्ल में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब क्षार में डालेंगे तो हल्दी पीला होता है ना जी, तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये एग्जाम में आता है बहुत बार, फिनोल्फ्थेलिन। ये क्या, कृत्रिम सूचक है। जिस तरह सूचक मतलब आप बोलेंगे सर फिनोल्फ्थेलिन क्या है, तो आप लिटमस को तो समझ रहे हैं ना, लिटमस क्या है,
जो सूचक है, जो अम्ल क्षार के बारे में बताता है। तो सेम फिनोल्फ्थेलिन भी वही है जो अम्ल क्षार के बारे में बताता है। अगर फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल में डालेंगे और कोई भी रंग चेंज नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रंगहीन हो जाएगा, यानी कि रंग चेंज ही नहीं होगा, तो वो समझ लें कि हाँ वो अम्ल है। लेकिन अगर उसको क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा। तो उसको हम समझ लें कि ये क्षार है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो इसको आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं, सारे को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कौन कौन सा है। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और धातु अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो धातु अम्ल क्या है, HCl है, और धातु क्या हमारा Zn यानी कि जिंक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जिंक के साथ अगर अभिक्रिया किया तो कब क्या बन गया, ZnCl2। ओके, जिंक क्लोराइड क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, यानी कि लवण बन गया। क्या बन गया, लवण बन गया, और फिर हाइड्रोजन गैस निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए NaOH ये क्या है, आपका क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है। और अगर ये जिंक के साथ अभिक्रिया किया, तो क्या बन गया, Na2ZnO2 बन गया, Na2ZnO2 हो गया, और फिर हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो मतलब धातु के साथ जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो उसका मतलब जो लवण, यानी कि अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनता है। तो यहाँ पे देख Na2ZnO2 ये क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। ये सब का नाम जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या बोलता है, पॉप स्टैट। पॉप टेस्ट क्या होता है, जब पॉप टेस्ट का मतलब ये हुआ हम हाइड्रोजन के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास हाइड्रोजन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली, यानी कि जिस परखनली में एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो पॉप की ध्वनि होगा। तो जो यानी कि एक पर्सनली लेते हैं, एक परखनली ले लेते हैं, एक डिब्बा लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस भरा रहेगा, ठीक है, और उसके सामने जली हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वहाँ से एक आवाज़ निकलेगी, पॉप टाइप का एक आवाज़ निकलेगी। तो इस टेस्ट से हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ऐसा समझ में, तो हाइड्रोजन के मौजूदगी के लिए दर्शाने के लिए ये आप तकनीक उपयोग कर सकते हैं। चलिए ये नेक्स्ट आपका है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा तो अम्ल धातु कार्बोनेट, यानी कि देखिए HCl हो गया, Na2CO3 क्या है, Na2CO3 ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। अगर इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और क्या बना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। G के मतलब गैस बन गया, और H2O के मतलब जल बन गया। क्या बन गया, H2O का मतलब जल बन गया। लेकिन धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट ये क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो चूने के पानी का टेस्ट, चूने के पानी को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा उसको चूने के पानी से प्रभावित करेंगे, यानी कि जो चूना का जो पानी होगा ना उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करेंगे। तो कैसा करेगा, पानी दुधिया रंग का हो जाता है। कैसा रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये याद रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो पानी का रंग क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन में रहेगा लाल, पीला, गुलाबी, दुधिया, इस टाइप का। तो याद रखना कैसे हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो CaOH2 क्या है, CaOH2 ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ला दिए, ठीक है। ये दोनों के साथ अभिक्रिया किए तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप बोलो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा रंग का होता है जी, सफ़ेद रंग का होता है कि नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रंग का होता है, सफ़ेद। कैल्शियम कार्बोनेट आप कैसे पहचानेंगे, तो किसी का हाथ पैर टूटता है तो देखते हैं जो बैंडेज लग जाता है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट ही तो रहता है, ठीक है, तो वो सफ़ेद होता है। और तो यहाँ पे क्या बन गया, सफ़ेद बन गया। कैसे बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारने पर बना, और हाइड्रोजन यानी कि H2O जो जल जो है बाहर निकल गया। अगर अधिक CO2 प्रभावित, अगर CO2 सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित कर देंगे, यानी कि बेतहासा लिमिट से ज़्यादा प्रभावित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील। क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील, यानी कि जल में ही वो घुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो
अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अगर अभिक्रिया बनाएं तो अभी मैं बताया था कि अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, लवण और जल बनेगा। ये भी याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पता है जी, जब इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसी को बोलते हैं, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप जानते ही हैं कि जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको समझ लीजिए। परबल अम्ल का मतलब समझ रहे हैं, जो मैं बताया था, परबल अम्ल जो जल्दी प्राप्त हो जाता है, दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षारक जो जल्दी प्राप्त नहीं होता है। अब अगर परबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा, अम्लीय लवण, यानी कि परबल अम्ल मतलब जो जल्दी हमको मिल पा रहा, परबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा और जल बनेगा, ये याद रखना। फिर है, अगर दुर्बल अम्ल को परबल क्षारक, उल्टा दुर्बल अम्ल हो और परबल क्षारक हो तो क्या बन जाएगा, क्षारीय लवण बनेगा। देख रहे हैं क्या हो रहा, तो सिंपल से बात यहाँ ये समझिए, ये दोनों में ताकतवर कौन है, परबल मतलब जो आसानी से मिल रहा, ताकतवर का कहने का मतलब ये है कि लड़ा नहीं रही दोनों में, जो जल्दी प्राप्त हो रहा, तो ताकतवर का मतलब वही हुआ जो जल्दी मिल जा रहा। तो कौन जल्दी मिल रहा, परबल अम्ल मिल रहा, तो क्या बन गया, अम्लीय लवण बन गया। फिर देखो अब आप यहाँ पे अम्ल जो दुर्बल हो गया मतलब कमजोर हो गया, जो जल्दी मिल नहीं रहा, और क्षारक जो है परबल है, तो जाहिर सी बात जो जल्दी मिलेगा, जो जल्दी प्राप्त होगा वही आपका बनेगा, और यहाँ पे क्या बना, क्षारीय लवण। तो याद रखना जो परबल होगा वही बनेगा, परबल अम्ल है तो अम्लीय बनेगा, अगर परबल क्षारक है तो क्षारीय बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है परबल अम्ल और परबल क्षारक। अब दोनों अगर परबल मिल जाए, दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग यानी कि जो जल्दी प्राप्त होने वाला अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, उदासीन लवण बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन लवण बन जाएगा। और अगर दुर्बल मिल जाए तो दुर्बल मिल जाए, ओके, दुर्बल मिल जाए तो भी उदासीन बनेगा। तो ये तो इजी हो गया, यानी कि परबल अम्ल परबल क्षारक अगर मिले तो उदासीन लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक मिले तो भी उदासीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर परबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ मिलेगा तो अम्लीय बनेगा। क्या बनेगा, अम्ल, क्योंकि अम्ल परबल है, और अगर परबल क्षारक हो दुर्बल अम्ल है तो परबल क्षारक बनेगा, यानी कि क्षारीय बनेगा। समझ में आ गया ये, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आने की संभावना रहता है। तो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है ना, कोई टेंशन नहीं। चलिए नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अगर अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो धात्विक ऑक्साइड को अगर अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। ये याद रखना, जब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिला दिए यानी कि अभिक्रिया करवा दिए। तो CuO ये क्या, धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड है, ये दोनों को साथ जब अभिक्रिया कराएं तो CuCl2 क्या बना, CuCl2 बने। ये क्या है, CuCl2 जो है आपका कॉपर क्लोराइड, ये क्या है, आप लवण है, क्या है, लवण है। जब भी क्लोराइड आ जाए ना तो वो ज़्यादा करके लवण ही होता है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, तो लवण जब भी आ जाए तो क्लोराइड होगा, और H2O क्या बना, जल बना। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, कॉपर क्लोराइड, ये है ना कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, रंग नीला होता है। क्या होता है, रंग नीला हो जाता है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और मैं बता दिया कि अधात्विक ऑक्साइड अगर होगा तो अम्लीय होगा, वो आगे मेरे ख्याल से होगा, मिलेगा आपको देखने के लिए। फिर है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्यों, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय क्यों होता है, देखिए धात्विक ऑक्साइड है तो क्षारीय क्यों हुआ, क्योंकि ये मिलके क्या बना, लवण और जल बना। वही बोला, क्योंकि ये जो मिलकर जो है लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो लवण जैसे NaCl, ये क्या है, अम्ल की क्षार है, तो जानते हैं अम्ल, ये तो क्षार है, NaCl क्या है, क्षार है। तो जब अम्ल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो याद रखना, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा और जल बनेगा। और लवण किसको बोलते हैं, क्षार को ही तो बोलते हैं। तो लवण यानी कि NaCl क्या है, लवण है, और वो क्षार भी उसको बोलते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं।
अब यहाँ पे देखो आधात्विक ऑक्साइड, जो भी मैं तुरंत बताया था, आधात्विक ऑक्साइड क्षारक सब अभिक्रिया। अब देखो आधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अभी मैं बताया था कि आधात्विक ऑक्साइड यानी कि आधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे देख लो आधात्विक CO2 क्या है, आधातु है। CO2 क्या है, आधातु है। अब इसके साथ जो क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएं, क्या कराएं, क्षारक के साथ CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये जब अभिक्रिया किया तो क्या बनेंगे, CaCO3 बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या, ये भी एक लवण है। क्या है, ये भी एक लवण नहीं, ये अम्ल है। क्या है, CaCO3, ये क्या है, एक अम्ल है। और लवण भी इसको बोलेंगे, अम्ल भी है, लवण भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है कि आधातु के ऑक्साइड कैसे होता है, अम्ल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, अगर जलीय विलयन में अम्ल क्षारक को तुलना करते तो क्या होता है, जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो आपको पता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। और अगर क्षार रहेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH आयन उत्पन्न करेगा। कब, कौन करेगा, क्षार जो है OH आयन उत्पन्न करेगा और अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन है H3O, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन जो है H3O आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए H आयन मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया। अब इसको अगर H2O का मतलब क्या हुआ, जल, अगर जल के साथ अभिक्रिया करवा दिए तो क्या हो गया, H3O2 बन गया। क्या बन गया, H3O2 बन गया। देखिए H तो यहाँ पे एक H है, दो एक H यहाँ पे है, तो कितना H हो जाएगा, 3 H हो जाएगा, और O यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह देखिए HCl और H2O यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो H3O बन गया, यानी कि हाइड्रो क्या बोलता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। तो डायरेक्ट नाम याद रखना, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो जल की उपस्थिति में क्षारक के साथ, ये तो बताया थे, जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करता है, आयन, कौन सा आयन, OH आयन उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसके साथ OH2 मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया, सोडियम Na अलग हो गया और OH का हो गया, अलग हो गया, यानी कि अलग हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम अलग हो गया और हाइड्रोजन OH आयन जो है अलग हो गया। तो ये बात आपको याद रखने वाली है। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, सभी क्षारक अम्ल में घुले नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है, सभी क्षारक, जितना क्षार होते हैं वो क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते, यानी कि कहने का मतलब है सभी क्षार जो है जल में नहीं घुलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। लेकिन सभी क्षारक जो है जल में नहीं घुलता, ये भी याद रखना। सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षार, जितना क्षार होगा क्षारक होगा, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे ये देखिए, ये डायरेक्ट बोला, जो जितना सारा क्षारक है, चूंकि क्षारक जो है जल के साथ जब अभिक्रिया करता है जल में घुल जाता है क्षारक, तो क्या बनता है, क्षार बनता है। अब क्षार किससे बना, क्षारक से बना। तो जितना सारा क्षार है वो सभी के सभी क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। लेकिन सभी क्षारक तो क्षार नहीं कहलाता है, क्योंकि पहले बोल दिया गया कि सभी क्षारक जो है जल में नहीं घुल सकता है। जब सभी क्षारक जल में नहीं घुलेगा तो क्षार भी नहीं बनेगा, बहुत सारा क्षारक। लेकिन जो क्षारक क्षार बन जाएगा तो उसको तो हम क्षार को क्षारक भी तो कह सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब वही बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं, जितना सारा क्षार है वो सब क्षारक हो जाएगा, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए, अगर जल के साथ अम्ल मिला रहे हैं या तो क्षार मिला रहे हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों, हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। हमेशा जो है अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी, यानी कि जब हम
अम्ल या क्षार को जब जल में मिलाते हैं तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है? उष्मा छेपी, यानी कि उष्मा निकलता है, इसलिए बोला सावधानी बरतनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है, ये जल है, अब नीचे अम्ल दिया हो, अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? अगर बर्तन में अम्ल रखा होगा उसमें जल नहीं डालेंगे, उसमें जल कभी नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन जल में अम्ल हम डाल सकते हैं, जल में हम डाल सकते हैं। जैसे बोल रहा ना, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, यानी कि जल में हमेशा अम्ल या क्षारक को ही मिलाना चाहिए। जल में या तो जल को नहीं मिलाना है, यानी कि बर्तन में जल पहले से ना हो, पहले से बर्तन में जल हो, बर्तन में पहले जल मौजूद हो, उसी में हम अम्ल डाल सकते हैं। लेकिन बर्तन में पहले अम्ल या क्षार मौजूद रहेगा, उसमें जल नहीं डालना है, ठीक है, उसमें जल नहीं डालना है। तो हमारा राइट सही क्या होगा? ये मतलब मेरा सही प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। यानी कि सांद्र अम्ल में जल मिलाएंगे, यानी कि जो ये देख रहे हैं ना, ये बर्तन में अगर अम्ल रखा होगा और इसमें अगर आप जल डाल देंगे, अम्ल के मतलब कहने का मतलब ये, अगर बैटरी का पानी अम्ल है, अगर उसमें आप जल को डालते हैं, कभी प्रैक्टिस मत करना, अगर करना तो सावधानी से करना, ठीक है। अगर बैटरी का पानी हो, ठीक है, और वो अम्ल है, बैटरी का पानी क्या है? H2SO4, वो अम्ल है, अगर उसमें हम जल को डालते हैं तो क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई जो उष्मा होगा तो वो अस्फलित होकर बाहर फेंकेगा, मतलब बाहर फेंक सकता है, और जलने की संभावना भी बन सकता है। क्या बन सकता है? जलने की संभावना भी बन सकता है। अत्यधिक अगर ज़्यादा ताप हो जाएगा तो कांच का जो बर्तन होगा ना, कांच का बर्तन वो फट भी सकता है, टूट भी सकता है, समझ रहे हैं? फट भी सकता है, टूट भी सकता है। तो इसलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं डालेंगे, जल में अम्ल को हम डाल सकते हैं। ये देखिए जल को अम्ल, अगर जल को अम्ल में डालते हैं, जल को पानी में, जल को अगर अम्ल में डालते हैं, ये देखिए जल है ना, ये जल है, अगर अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है? ये बोल रहा है जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर क्या होता है? बाहर हो जाता है, और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। यानी कि अगर आप पानी को अम्ल में डालेंगे तो नुकसानदायक साबित हो सकता है जी। तो ऐसा प्रैक्टिस मत करना कभी, ओके। अगर करना भी तो सावधानी बरत कर करना, और अगर आपको करना ही है तो पहले वीडियो देख लेना यूट्यूब पर सर्च करके कि अम्ल को, आप पानी को अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या होता है, तो बहुत सारा आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, आप पढ़ क्या रहे? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ही आपका जैसे दुनिया, जैसे ये देख रहे हैं ना, विस्फोटक गैस देख रहे हैं, विस्फोटक बम देख रहे हैं, ये मिसाइल देख रहे हैं, ये सभी के सभी केमिस्ट्री का ही कमाल है जी। जो बम है, परमाणु है, सभी जो केमिस्ट्री का ही कमाल है, ओके। तो एक छोटा सा छोटा कण है वो भी घातक साबित हो सकता है। अब यहाँ देखो अम्ल की अभिक्रिया, वही जो अभी पढ़े हैं वही आपको यहाँ पे डायग्राम बना करके यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया क्या बना? लवण और H2 बना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ किया तो क्या बना? लवण और जल बना, जो कि मैं अभी पहले तुरंत बताया हूँ, उसी का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। चलो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं अम्ल व क्षारक में समानताएं क्या, मतलब अम्ल क्षारक में क्या समानता है वो देखना है। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, सभी जितना सारा अम्ल होगा सभी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और जितना सारा क्षारक होगा सभी जो है OH आयन, यानी कि OH आयन जो है उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है, जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, अम्ल या क्षार जल में मिलाया जा रहा है, ना कि जल को मिलाया जा रहा है अम्ल में, ओके। तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है, यानी कि पहले जल मिला रहेगा, पहले बर्तन में जल रहेगा, उसके बाद अम्ल डालेंगे या क्षार डालेंगे। जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है, मतलब टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्र H3O, ओके, H3O आयन या OH आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो जिस तरह से अभी डिफिनेशन पीछे पढ़े थे, जो मैं आपको बता रहा था, हाइड्रोनियम, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है। तो इससे क्या होता है? OH आयन में क्या होते हैं? प्रति आयतन की कमी हो जाती है। अब देखता हूँ क्षार तथा अम्ल की परबलता यानी कि जो आसानी से प्राप्त होता है। किसी क्षार या अम्ल की परबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि हाँ, तो अब यहाँ पे समझ, कोई भी अम्ल परबल है या कोई भी क्षार परबल है
तो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन और OH आयन की संख्या पे। तो जिस अम्ल का हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक होगा वो अम्ल जो है परबल अम्ल होगा, और जिस क्षार का OH आयन अधिक होगा तो वो क्षार क्या होगा? परबल क्षार होगा। अगर कम होगा तो दुर्बल हो जाएगा, अगर कम होगा संख्या तो दुर्बल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन के संख्या पे डिपेंड करता है कि अम्ल क्षार परबल है या दुर्बल है। ठीक है, समझ गए? फिर देखो क्या बोलता है, किसी अम्ल या क्षारक की परबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसके द्वारा तो प्राप्त हो सकता ही है, लेकिन एक सूचक के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। तो इंडिकेटर क्या है? अनेक सूचकों का मिश्रण। यहाँ देखिए, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, यानी कि अम्ल और क्षार। तो इसको हम सूचक से भी जांच सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो रंग में परिवर्तन होगा तो इससे पता चलता है कि अम्ल वो क्षार है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको आ गया, पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी देते हैं, देखने को मिलता है ये सवाल। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको इसमें से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ध्यान से इसको देखो और ध्यान से पढ़ो। इन सभी का मैं PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा, एक बार फिर से अपने से भी रिविजन कर लेना। ठीक है, देखो पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है, यानी कि कितना है उसका आयन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है या कम है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है या कम है, उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है और उसका नाम क्या है? पीएच स्केल है। तो अगर आपका सवाल आ जाएगा कि पीएच स्केल क्या है, तो आप लिख सकते हैं किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, पीएच में पी जो है ना, पी का जो नाम है पोटेंज, क्या बोलते हैं? पोटेंज, पुषांश भी इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पोटेंज बोलते हैं, जो कि कैसा शब्द है? जर्मन शब्द, जर्मनी से लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है शक्ति अगर। क्या होता है? शक्ति अगर, इसका मतलब पोटेंज का मतलब होता है शक्ति अगर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पीएच का मान 7 के बराबर आ गया, अगर पीएच का नाम, अगर कोई अम्ल, कोई विलयन है, ठीक है, और उसको हम नापे, यानी कि अम्ल है या क्षार है, हाइड्रोजन आयन को नापे, अगर पीएच का मान 7 के बराबर आ गया तो जो इंडिकेटर है उससे पता चल जाएगा, अगर 7 के बराबर आ गया तो वो विलयन क्या होगा? उदासीन विलयन होगा। तो इसमें से भी बहुत सवाल आता है, ऐसा मत सोचे कि ये इजी वाला है सर, इससे सवाल आता ही है, आएगा, अम्ल क्षार तो आएगा ही आएगा। और ऐसा भी सवाल रहेगा कि इनमें से अम्ल कौन है, क्षार कौन है, ये भी। ठीक है, अगर पीएच मान जो है 7 से कम रहेगा, देख रहे हैं 7 ज़्यादा है, अब पीएच मान 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। जैसे बहुत सारे डिफिनेशन एग्जांपल है, आपको पता है कि अम्ल बहुत सारा है। ठीक है, तो जैसे नींबू का पानी हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है ना, खून हो गया, ये सब बहुत सारे, जैसे बारिश का पानी हो गया, ये सब अम्ल होता है। पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, जैसे खून 7.4 होता है ब्लड का, तो ये खून क्या है? क्षार है। तो पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। ये तीनों याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये भी देख लो कि पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक ही होता है, 14 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, 0 से लेकर 14 तक होता है। अब यहाँ पे देखो दुर्बल अम्ल और परबल अम्ल को यहाँ पे दर्शाया गया। दुर्बल अम्ल कहाँ, परबल अम्ल किधर? तो देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन जिधर कम है, कम मिल रहा है हाइड्रोजन आयन, वो कैसा है? दुर्बल है। तो बताया था कि हाइड्रोजन आयन की संख्या पे डिपेंड करता है कि अम्ल दुर्बल है या परबल है। तो हाइड्रोजन आयन इधर देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये जो त्रिभुज टाइप का जो ग्राफ बना हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है कि हाइड्रोजन आयन की संख्या किधर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन की संख्या इधर ज़्यादा है, तो ये आपका HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? परबल अम्ल है। क्या है? परबल अम्ल है। और ये सब जो है दुर्बल अम्ल है। तो ये डायरेक्ट याद रखना। अच्छा, ये जो देख रहे हैं CH3COOH, ये कार्बोक्सिल है, इसको याद रखना बहुत जरूरी। ये एग्जाम में बहुत आता है, आपको एग्जाम में भटकाने के लिए, कन्फ्यूजन करने के लिए ये सवाल देता है बहुत, कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है। ठीक है, अच्छा, दुर्बल क्षार भी देख लो और परबल क्षार देख लो। दुर्बल क्षार भी वही जाहिर सी बात है, OH आयन की संख्या पे डिपेंड करता है कि क्षार दुर्बल है या परबल है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कौन परबल क्षार है और दुर्बल क्षार कौन है, आप पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो वही संख्या जो मैं बता रहा हूँ, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। देखिए यहाँ पे जो 7 के बराबर होगा तो क्या हो जाता है? उदासीन होता है, और 7 से अगर अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। अब ये भी समझना
जिस विलियन का पीएच मान जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसका मतलब अम्लीय जो है वो कम होगा। अब देखिए बढ़ती हुई अम्लता, मतलब क्या समझे, अगर ये तो पीएच मान 7 के बराबर है, ठीक है 7 के बराबर है, अगर पीएच मान धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब अम्ल वो ज़्यादा है, अम्ल में ज़्यादा खट्टा मिलेगा वो, है ना। जैसे कि नींबू का पानी 2.2 होता है, 2.42 होता है। तो जितना जो पीएच मान जितना कम रहेगा उतना अम्ल का जो पावर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या उतना ही ज़्यादा रहेगा। और अगर पीएच मान की संख्या जितना अधिक रहेगा, 7 से जितना अधिक रहेगा उतना हाइड्रोजन आयन की संख्या में कमी होगा। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन की संख्या कमी होगा तो फिर क्षार की तरफ चल जाएगा, और हाइड्रोजन के आयन की संख्या अगर बढ़ेगा तो अम्ल की तरफ जाएगा। तो 7 से कम तो जितना रहेगा सब अम्ल होगा। अगर 6.9 भी है वो भी क्या है, अम्ल है। लेकिन सबसे ज़्यादा अम्ल कौन है, अगर अमाशय ले लो, जैसे अगर सवाल आया कि सबसे ज़्यादा अम्ल की मात्रा किसमें है, तो अमाशय का जो रस होता है उसका पीएच मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अब पीएच मान ले लो 1, और एक ले लो नींबू का पानी ले लो, नींबू ले लो 2.42। अब इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, सबसे ज़्यादा 1 है, क्योंकि जिसका पीएच मान सबसे कम रहेगा वही जो है अम्लीय ज़्यादा रहेगा। समझ रहे ना। चलिए अब यहाँ पे देख लो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो पशु एवं पौधों के पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं। पशु और पौधे पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब देख लो यहाँ पे क्या बोलता है, हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 परास रेंज के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर के अंदर बॉडी जो है कितना काम करता है, 7 से 7.8, यानी कि क्षार के रूप में काम करता है। ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6। याद रखना, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है, जिसको अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। जब ऐसा बारिश होगी, जब जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा होता है। आपको पता है कि ताजमहल का जो रंग गिर रहा है वो किसके कारण गिर रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण गिर रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है, अम्लीय वर्षा। तो ये जो फैक्ट्री, ये जो पॉल्यूशन, ये सब इसका जिम्मेदार है। मिट्टी का पीएच मान, अच्छी उपज के लिए जो है पौधों के एक पीएच परास की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, यानी कि पीएच मान क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि मतलब ये है अम्ल की मात्रा कम रहा, क्षार की मात्रा बढ़ रहा। पीएच कम होने का मतलब क्या हुआ, क्षार की मात्रा बढ़ रहा। तो किसान उसमें क्या करते हैं, अम्ल या क्षार पदार्थ मिलाते हैं। ओके, अम्ल या क्षार पदार्थ क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये मिट्टी का पीएच मान के लिए भी है। हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान भी उपस्थित है जी। हमारा उदर यानी कि स्टोमक, जिसको पेट बोलते हैं, अंदर वाला, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं, HCl अम्ल उत्पन्न करते हैं। कौन सा अम्ल उत्पन्न करते हैं, HCl, यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। फिर बोल रहा अपच की उपस्थिति में, अपच का मतलब जब अनपच हो जाता है, जब हम जाते हैं ना शादी में बिरयानी खाने के लिए, या तो कहीं दोस्त के यहाँ दावत गए या पार्टी में गए, तो खाने का 2 पूड़ी खा लिए 10 पूड़ी, क्योंकि मटन रहेगा, चिकन रहेगा, और क्या करते हैं, दबा के खा लेते हैं, तो फिर अनपच होता है ना, अनपच हो जाता है। तो इस स्थिति में अम्ल उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट में क्या हुआ, अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होता है, हमको वो महसूस होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड नाम का एक दवाई आता है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। क्षारकों का उपयोग क्या था, ये एंटासिड क्या है, ये क्षारक है जिसका इस्तेमाल करते हैं तो अम्ल को कमा देता है, अम्ल को कम कर देता है। अब फिर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट देखो, पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच अगर परिवर्तन होगा तो दांत का भी प्रॉब्लम आएगा। मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। मुंह में जो हम दांत में जो जमा होता है अम्लीय माध्यम, वो कैसा होता है, 5.5 होता है। लेकिन ये पर दांतों पर क्षय प्रारंभ हो, अगर हाँ ये बोला, अगर 5.5 ये तो आपका फिक्स है, अगर 5.5 से कम हो जाएगा यानी कि पीएच मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, घटने लगेगा, पीएच मान घटने लगेगा। और तब जब पीएच मान घटेगा तो अम्ल का होगा, बढ़ जाएगा, तो अम्ल बढ़ेगा तो दांत क्या होगा, क्षय होगा, दांत खराब हो जाएगा। दांतों का एनामेल पता है आपको, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बोलते हैं दांत का एनामल। जो दांत में सादा सादा दिखता है ना, उसी को बोलते हैं एनामल बोलते हैं। ठीक है, एनामल कहीं एनिमल लिखता है। दांतों का एनामल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। याद रखना, दांत किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है।
जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, बताया था ना, एनामल जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन ये जो होता है ना कैल्शियम फॉस्फेट, ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन पीएच अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो संक्षारित होता है। तो क्या होता है, बेकार होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। वो जो आपका दांत जो है जिसको आप एनामेल बोलते हैं वो संक्षारित होता है कब, जब 5.5 से पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, वो मधुमक्खी का जो डंक मारता है ना वो क्या करता है, एक्चुअली वो अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमको एक दर्द होता है, जलन महसूस होता है। कभी किसी को मधुमक्खी काटा है या बिच्छू काटा है तो बताना मुझे कमेंट करके कैसा डंक मारता है। ठीक, तो वो जो है ना डंक, उसका जो डंक रहता है और उससे उसके डंक से अम्ल निकलता है और जिसके कारण जो हमें दर्द महसूस होता है। डंक मारने वाला अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। अगर डंक मार दिया, लो यहाँ पे इलाज मिल गया। बेकिंग सोडा बोले तो खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा जरूर रखना भाई घर में, कि अगर डंक मार देगा कोई भी मधुमक्खी या तो फिर या तो इसको भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बिच्छू, तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे तो आराम मिल जाएगा। फिर एक नेटल का एक पौधा होता है, समझे, नेटल का पौधा डंक, मतलब पौधा क्या होता है, वो डंक नहीं मारता। अगर पौधा, यहाँ पे पौधा है, आप जा रहे हैं तो उसका जो डाली है, अगर डाली से आप टकरा गए तो जो कांटा निकला रहेगा ना, अगर कांटा चुभ गया ना आपके बॉडी में तो उसे बोलते हैं डंक वाले बाल मैसेनोइक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है, मैसेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। क्या होता है, जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। और इसके इलाज के लिए इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे का पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब ये भी देखो बहुत, यहाँ पे देखिए भगवान ने, अल्लाह ताला ने क्या यहाँ पे की, मतलब नेमत बख्शी है कि एक नेटल का पौधा है जो आदमी को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, आदमी को नुकसान कर रहा है। और एक पौधा है डॉग नाम का पौधा है, जो वही पौधा के पत्ती को अगर लगाइएगा तो वो जहाँ पे डंक लगेगा, ये पौधा का जो कांटा जहाँ चुभेगा तो लगेगा कि कोई बिच्छू काट लिया है और दर्द लगेगा। तो अगर ये पौधे का पत्ती अगर लगाते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। और आप बोलेंगे सर ये पौधा कहाँ मिलेगा, डॉग वाला पौधा कहाँ मिलेगा। अगर नेटल से तो हमको डंक अगर मार दिया, कभी कहीं जंगल वगैरह में चले गए और नेटल का पौधा मिल गया हमको, अगर टच हो गए तो फिर ये डॉग वाला पौधा कहाँ से मिलेगा, तो घबराइए नहीं, नेटल का जहाँ पे पौधा रहेगा ना वहीं पे ये पौधा मिलेगा। यानी कि जहाँ पे दुश्मन है दोस्त भी वहाँ पे मौजूद रहेगा। ठीक है, ये यानी कि डॉग नाम का जो पौधा है इस नेटल के पास ही उगता है। चलो अब यहाँ पे देख लो जी, लवणों का पीएच, लवण का पीएच देख लो। तो वहाँ पे क्या पढ़ते, परबल अम्ल, अभी पढ़े थे परबल अम्ल, क्षारक अम्ल, परबल अम्ल और परबल क्षारक, ये दोनों मिला तो क्या बना, उदासीन बना, जो पहले पढ़ चुके हैं। परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिला तो अम्लीय बनेगा, जाहिर सी बात। अम्लीय मतलब क्या होता है, 7 से कम होगा पीएच मान। फिर देखो परबल क्षार दुर्बल अम्ल, यानी कि क्षार ज्यादा हो, परबल हो तो क्षारीय बनेगा, ये तो जान ही रहे। अब यहाँ पे देख लो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन यहाँ पे टाइम देना बहुत जरूरी है आपको। साधारण नमक के रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सबका सूत्र याद, सबका सूत्र कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, सभी का सूत्र कॉपी पे नोट कर लेना, जिसका नोट किया हुआ है, जिसको याद है तो ठीक है, और जिसको याद नहीं तो नोट कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और एग्जाम में बहुत आता है ये। ठीक है, इसको नोट करना फॉर्मूला। बेकिंग सोडा तो जानते हैं, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, और ये है धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 भाग पानी होता है। कितना भाग पानी होता है, 10 भाग पानी होता है, याद रखना। धोने वाला सोडा में 10 भाग पानी होता है। आपका एग्जाम में जब सवाल आएगा तो 2 भाग पानी, 10 भाग पानी, 5 भाग पानी ऐसे दे देगा, तो कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, धोने वाला सोडा में 10 भाग पानी होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट और 2 भाग पानी होता है। चलो ये देखो, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक करके पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब समझ रहे हैं, NaCl का जलीय विलयन है, यानी कि जो NaCl का मतलब जो नमक और पानी अगर मिला दिए, ठीक है, घोल कर दिए, लवण बन गया। से अगर जलीय विलयन
लवण से विद्युत प्रवाहित करता है। अब वो जलीय विलयन जो रहेगा NaCl नमक है और जल है, ये दोनों को अगर मिला दिए, अब मिलाने के बाद कहा कि विद्युत धारा प्रवाहित किए, यानी कि बिजली का करंट। आप खुद भी कर सकते हो लेकिन करना मत ऐसा, ठीक है, पहले समझ लो अच्छा से। जब नमक हो और नमक को पानी में मिला देना और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना, तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगा तो वियोजित होगा, वियोजित मतलब टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस उत्पन्न होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और क्लोरीन गैस निकलेगा, Cl2 गैस निकलेगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप इस्तेमाल करोगे तो इसका इस्तेमाल करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। एनोड और कैथोड का दो क्षार लेना पड़ेगा। तो एनोड पे आपको कैल्शियम निकलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा और कैथोड के पास जो है NaOH विलयन बन जाएगा। ये जो NaOH क्या बनेगा? एक विलयन बनेगा। इसका उपयोग यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? याद रखना उपयोग को, ओके, उपयोग को भी लिख लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ईंधन, मार्गरीन में, जल की स्वच्छता में। अच्छा, उसका उपयोग नहीं, सॉरी, ये देखो यहाँ पे अलग अलग दिया है, यानी कि मैं आपको समझा दूं। H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? ईंधन, मार्गरीन में। तो ईंधन में तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? जल की स्वच्छता में, यानी कि जल को साफ करने में। देखते हैं ना, जो बड़े बड़े शहरों में पानी कहाँ से आता है? जो समुंदर से आता है या तो नदी वगैरह से आता है। जैसे कि आप मान लो पटना शहर में जो पानी सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है? गंगा नदी से होता है। और आपको पता है गंगा नदी कितना साफ है? आपको पता है ना कितना साफ गंगा नदी है? तो गंगा नदी पानी को प्योर किया जाता है, मशीनरी तरीके से भी प्योर किया जाता है। और आप टंकी, जो घर में जो टंकी होता है, उसको पानी को प्योर करने के लिए अगर पानी में क्लोरीन डाल दीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, यानी कि कीड़ा मकोड़ा जो उसमें जो है वो क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है। और आपका PVC एक होता है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी होता है, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है? इस्पात की सफाई, यानी कि इस्पात जस्ट लाइक लोहा होता है, उसकी सफाई के लिए करते हैं। औषधि यानी कि दवाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु से गिरिज हटाने के लिए, धातु से गिरिज को हटाने के लिए NaOH का इस्तेमाल करते हैं। साबुन में भी NaOH का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने में, कागज बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जी। फिर देखो क्लोरीन और NaOH, अगर ये दोनों को मिला देंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा, है ना, विरंजक चूर्ण। और घरेलू विरंजक वस्त्र व्यंजन करने के लिए, यानी कि क्लोरीन और NaOH अगर मिलाएंगे तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्या करते हैं? घरेलू विरंजक करने के लिए, वस्त्र को रंगने के लिए और ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता है कीट वगैरह मारने के लिए। फिलहाल यहाँ पे देख लो विरंजक चूर्ण के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण का सूत्र याद करना, CaOCl2, ये भी सूत्र होता है, ठीक है। तो शुष्क बुझे हुए चूने, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। अब याद रखना, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण खुद से भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? चूना ले लीजिएगा, जो ठोस चूना होता है उसको ले लीजिएगा, उसको फिर पानी में मिलाएंगे। तो फिर मिलाना सावधानी से, अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो, नहीं तो मत मिलाना, ठीक है। तो आपके पास मतलब इक्विपमेंट नहीं है, सामान नहीं, तो ऐसा मत करें। लेकिन समझ लो कि शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। अब विरंजक चूर्ण का यहाँ पे इस्तेमाल देख लो जी क्या है। वस्त्र उद्योग में सूती लिनेन के विरंजन के लिए, यानी कि सूती कपड़ा को रंगने के लिए जो है, विरंजित करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन में, आपको पता है कागज कैसे बनता है? लकड़ी के सन होता है, लकड़ी से कागज बनाया जाता है। तो यहाँ बोला कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक, यानी कि लकड़ी से जो कागज बनता है तो उसमें भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि पीने वाला पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो भी आपका पानी क्या होगा? शुद्ध होगा और जीवाणु मर जाएगा। नली वगैरह हम देखे होंगे, अभी आप तक कोरोना वायरस चल रहा तो घर मोहल्ला गली सादा पाउडर छीट रहा होगा, है ना। बहुत से
जो सरकारी कर्मी है, आप देखोगे सादा सादा पाउडर जो है आपके नली में, गली में, मोहल्ला में छिड़ता होगा, तो जो सादा सादा जो पाउडर है ना, वही है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, वही है। ठीक है, तो याद रखना। फिर चलो बेकिंग सोडा देख लेते हैं। बेकिंग सोडा बोले तो खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग खाते हैं, समोसा बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पूरी बनाते हैं, जो फूल जाता है जिससे, है ना। तो NaCl और H2O यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O मतलब जल, और फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, ये चार मिलेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका NH4Cl और NaCO3 बेकिंग सोडा, तब बनेगा। ठीक है, और ये भी याद रखना, यह जो है बेकिंग सोडा NaCl ये दुर्बल अंगरक्षक है। क्या है, दुर्बल असंचारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें अभिक्रिया होती है। जब खाना पकाते हैं तो गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक अभिक्रिया होगा। चलो अब लास्ट हो रहा, ये भी थोड़ा सा समझ लो। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में। ओके, बेकिंग पाउडर जो है बनाने में इसका करते हैं। अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी समझते हैं, जो पावरोटी खाते हैं हम लोग, उस पावरोटी में खमीर को उठ जाता है, यानी कि पावरोटी या केक जो बनता है उसमें भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मुलायम। तो देखे होंगे केक वगैरह हो गया या पावरोटी हो गया, खमीर हो गया, मुलायम कैसे होता है, स्पंज करता है, मतलब छूते हैं तो लगता है दब जाता है, उड़ जाता है, तो मुलायम होता है, स्पंज करता है। तो इसमें भी आपका ये बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर है एंटासिड का एक संगठन, ये भी एंटासिड जो भी बताए थे, एंटासिड जो दवा है जो पेट दर्द करेगा तो भी इसका खाने के लिए, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप, देखो सोडा अम्ल अग्निशामक यानी कि आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब धोने वाला सोडा है, इसको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा लेसन यहाँ पे। धोने वाला सोडा के देखिए सूत्र Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को फिर से दोबारा क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धोने का सोडा प्राप्त होगा। यह क्या है, क्षारीय है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धोने वाला सोडा का उपयोग जो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज के उद्योग में बनाने में करते हैं। ठीक है, अब बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, फिर देखो जी, इसका उपयोग और करते हैं घरों में साफ सफाई के लिए भी धोने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं घेरा हूँ, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने वाला सोडा। तो याद रखना, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ लो, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आधा भाग पानी, कितना भाग पानी है, आधा भाग पानी, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2 यानी कि आधा भाग पानी है। जिप्सम को, अगर जिप्सम समझ रहे हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर एक जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट अर्धहाइड्रेट बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्राप्त होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का ये तरीका है, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसका उपयोग जान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। देखते हैं ना, किसी का हाथ, आपका भी हाथ पे टूटा हो कभी न कभी खेलने में, तो हाथ जो सादा जो जोड़ते हैं वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में करते हैं, सजावटी जो सामान होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति बनाने में तो होता ही है, मूर्ति बनाए होंगे आप लोग, बनाए नहीं होंगे तो देखे ही होंगे, है ना, मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए, तो जाहिर सी बात जो मूर्ति बनाएंगे तो उसमें चिकना करने के लिए, चिकनाहट लाने के लिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट यहाँ पे होने वाला, ठीक है, क्रिस्टल का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। क्या समझे इसके मतलब, लवण की एक सूत्र इकाई, लवण होता है ना NaCl, जैसे NaCl क्या है, लवण है। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, यानी कि जल में कितना अणु उपस्थित है उसको क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो और वीडियो लास्ट हो जाएगा। जैसे यह है कैल्शियम सल्फेट, ये क्या आपका है, कैल्शियम सल्फेट देख रहे हैं 5H2, इसमें कितना भाग पानी उपस्थित है, 5 भाग पानी उपस्थित है। तो क्रिस्टल के जल कितना है, 5 अणु, कितना अणु है, 5 अणु। जैसे Na2CO3 यानी कि कैल्शियम
सोडियम कार्बोनेट में कितना भाग पानी है? 10 भाग पानी। तो क्रिस्टल के जल के अणु कितने हैं? 10 अणु। याद रखना सवाल ऐसे रहेगा, Na2CO3 × 10H2O में क्रिस्टल के जल कितने अणु हैं? क्रिस्टल के जल कितने अणु हैं? तो क्या बोलेंगे? 10 अणु बोलें। क्या बोलना है? 10 अणु है। यहाँ पे कितना अणु हो जाएगा? 2 अणु हो गया। तो इस तरह से आपका अम्ल, क्षार और लवण लेसन फिनिश हो गया है। ओके, कैसा लगा आपको? ये पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें इस लेसन से रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे, मैं उस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है, इसका पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। उस ग्रुप में आप ज्वाइन होना, ठीक है। वहां पे आप चैटिंग भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, लिमिट में, ठीक है। और मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो। और इसके अलावा एक अलग से मैं पर्सनल ग्रुप बनाया हूँ, यानी कि पीडीएफ के लिए अलग से एक ग्रुप बनाया हूँ, चैनल बनाया हूँ, जिसमें मैं सबको ऐड करूँगा। फिलहाल उसमें वो पेड ग्रुप था, पहले 100 रुपया पेड पैसा लग रहा था, लेकिन मैं उसको हटा दिया हूँ। जो पैसा दिए, 10-15 स्टूडेंट थे जो पैसा पेड किए थे, उनका मैं वापस कर रहा हूँ धीरे धीरे। और आप लोग में से कोई भी है जो पैसा पेड किए हैं, तो मेरे पास पर्सनली मैसेज करो, टेलीग्राम से नंबर भेजो, मैं पैसा भेज दूंगा, ठीक है। और बाकी सबको उसमें ऐड करूंगा, लिंक मैं उसी AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 में डाल दूंगा। सभी लोग उसमें ऐड हो जाना। उसमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ जाएगा, कोई बकवास, कोई ड्रामा नहीं होगा। चलिए, तो वीडियो फिलहाल यहीं पे लास्ट करता हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा इस वीडियो को और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल गया होगा। ओके, तो चलो मुझे इजाज़त दो। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज।